मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जॉर्ज हंटर की नाक पढ़ेंगे। जॉर्ज हंटर की नाक पढ़ने से पहले हम लेखक परिचय जानेंगे, यानी इसके लेखक हैं कमलेश्वर। कमलेश्वर का जन्म सन 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर प्रमुख हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। नई कहानी आंदोलन के अगुआ यानी अग्रणी कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे, ये उनके कहानी संग्रह है। वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली रानी और कितने पाकिस्तान, ये उनके उपन्यास हैं। उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृतांत और संस्करण भी लिखे हैं। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों एवं टीवी धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखी। पटकथाएं ऐसी कहानी, ऐसी कथा जिनको फिल्माया भी जा सकता है। कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण हुआ है। आज भी महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा और उसे अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। अब आप जॉर्ज हंटर की नाक पाठ पढ़ेंगे। जॉर्ज हंटर की नाक पाठ में क्या बताया गया है? जॉर्ज हंटर की नाक पाठ में ये बताया गया है कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान के दौरे पर आ रही है। उसके लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं इंग्लैंड में भी और हमारे देश भारत में भी कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं, उसी को यहाँ वर्णित किया गया है। साथ में लेखक ने ये बताया है कि हम भारतीयों की ये मानसिकता हो गई है कि हम विदेशियों का स्वागत सत्कार इस तरीके से करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा को भी दांव पर लगा देते हैं। इसी को इस कहानी में वर्णित किया गया है। ये बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। इस बात की चर्चा लंदन के अखबारों में रोज हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों में खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए वहां कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या कहने, यानी ऐसी तैयारियां हो रही थी जैसे कि दर्जी का ही उदाहरण लीजिए कि दर्जी इस बात के लिए परेशान था कि रानी जब हिंदुस्तान, नेपाल और पाकिस्तान के दौरे पर आएगी तो उस समय किस देश में उसे कौन सी पोशाक पहननी है। उनका सेक्रेटरी, शायद ये कहें उनका जासूस भी, उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था, यानी देखने आने वाला था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल में रानी के लिए सब कुछ अनुकूल है। आखिर लेखक व्यंग्य करता हुआ कहता है कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया, फौज फाटे के साथ निकलने के लिए बीत चुके थे, यानी पहले राजा महाराजा जब आते थे तो फौज फाटे के साथ आते थे, सेना चलती थी उनके साथ में, बहुत सारे सैनिक चलते थे। लेकिन अब जमाना कुछ बदल गया है। लेखक कहता है कि जमाना तो बदल गया है कुछ, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन आ गया है। क्या? इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो गई। पहले राजा महाराजाओं के साथ सैनिक चला करते थे, लेकिन आज यदि एक देश का नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दूसरे देश में जाते हैं तो उनके साथ बहुत सारे मीडिया कर्मी, फोटोग्राफरों की फौज जाती है। इसी बात को लेखक यहाँ बताता है।
इंग्लैंड के अखबारों की कतरन हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। लेखक ये बताता है कि इंग्लैंड की जो खबर होती थी, इंग्लैंड के अखबारों की जो खबर होती थी, दूसरे दिन हिंदुस्तान के अखबारों में छपती थी। कि रानी ने, अब कैसी छोटी छोटी खबरें छपती थी, जैसे उदाहरण दिया उसने कि रानी ने एक हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। यानी ऐसी व्यक्ति की खबर छप रही थी जैसे कि एक सूट की ही बात, कि रानी ने हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया है, करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। तो यानी मीडिया इस प्रकार की बेतुकी बातों को अपनी उसमें उठाती है। यानी रानी के आगमन से पूर्व मीडिया में ऐसी बातों की चर्चा थी जिसकी कोई तुक नहीं थी। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री छपी। लेखक क्या बताना चाहता है? लेखक ये बताना चाहता है कि रानी एलिजाबेथ के बारे में पूरी जानकारी अखबार में छप रही थी। कैसी कैसी जानकारी छप रही थी? प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, यानी प्रिंस फिलिप की पूरा ब्यौरा छपा, और तो उनके नौकरों, बावर्ची खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। क्या बताया और क्या क्या बातें अखबारों में छप रही थी? कि नौकर, उनके नौकर कैसे, बावर्ची कैसे, बावर्ची मैंने ये शब्दार्थ लिखे हैं, बावर्ची रसोइया, खानसामा भोजन प्रबंधक, अंगरक्षक जिनको हम बॉडीगार्ड भी कहते हैं, उनकी की पूरी जीवनियां देखने में आई। पूरी जीवनियां आई, इसका मतलब क्या है? यानी उनके बारे में छोटी छोटी बातें भी अखबार में छप रही थी। शाही महल में रहने वाले और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबार में छप गई। लेखक यहाँ मीडिया के विषय में, पत्रकारिता के विषय में बताता है कि पत्रकार या मीडिया इस तरीके की बातें छापते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता। जैसे कि लेखक ने बताया कि शाही महल में रहने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें छप गई, यानी रानी आ रही है, कुत्तों के बारे में जानकारी देना कोई जरूरी तो नहीं है, लेकिन अखबारों में ऐसी बेतुकी बातें छप रही थी जिनका कोई औचित्य नहीं था। बड़ी धूप थी, क्योंकि रानी आ रही थी तो बड़ी धूप हो रही थी, बड़ा शोर शराबा मच रहा था, मीडिया में हलचल थी, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। यानी तैयारियां इंग्लैंड में हो रही थी रानी के आने की, लेकिन उसकी हलचल हिंदुस्तान में भी दिखाई दे रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। यानी जो जो तैयारियां रानी के आगमन की इंग्लैंड में हो रही थी, उसकी हलचल, उसकी सनसनी हिंदुस्तान में भी फैल रही थी। राजधानी दिल्ली में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। लेखक व्यंग्य करता हुआ कहता है कि जो रानी 5000 रुपए का रेशमी सूट, यानी उस समय 5000 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा थी, तो 5000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर दिल्ली के पालम के हवाई अड्डे पर जब उतरेगी तो उसके लिए कुछ विशेष तैयारियां अवश्य होनी चाहिए। कुछ क्या? लेखक कहता है बहुत कुछ होना चाहिए, क्योंकि कोई छोटी मोटी हस्ती तो थी नहीं, इंग्लैंड की महारानी आ रही थी, तो उसके लिए बहुत सारी तैयारियां होनी चाहिए, जिसके बावर्ची पहले ही महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके थे। यानी ऐसा वर्णन भी कर रहे थे कि उसके सैनिक तो क्या, उसके बावर्ची भी ऐसे वीर हैं कि मानो महायुद्ध में वो भी अपनी जान हथेली पर लेकर पहले लड़ चुके हैं। उसकी शान शौकत के क्या कहने, यानी जिस रानी के बावर्ची ऐसे वीर हैं तो उसकी शान शौकत तो कुछ अलग ही होगी, निराली ही होगी। और वही रानी आज दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से टल गया। लेखक कहता है कि मानो नई दिल्ली रानी के आगमन पर अपनी तरफ देख रही थी और ये सोच रही थी कि रानी के आगमन की जो पूरी तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी शायद दिल्ली के अंदर नहीं।
और शायद दिल्ली के मुंह से बेसाख्ता निकल गया। बेसाख्ता यानी स्वाभाविक रूप से ये बात निकल गई कि वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, यानी रानी हमारे घर आ रही है, ये ईश्वर की कृपा है, खुदा की कृपा है। लेकिन वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं, कभी हम, यानी मानो दिल्ली बोल रही है कि कभी हम उनको यानी रानी की शान शौकत को देख रहे हैं और कभी अपने घर को देखते हैं कि दिल्ली की ऐसी हालत जो पूरी तरीके से तैयार नहीं है रानी के स्वागत के लिए, शायद दिल्ली ऐसा सोच रही है। और देखते देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। लेखक कहता है कि दिल्ली में कायापलट होने लगा, यानी रानी के आगमन के बाद, आगमन से पूर्व तैयारियां शुरू हो गई। क्या कायापलट होने लगा? ये कि जो सड़कें थी उनकी मरम्मत होने लगी, लाइट लगाई गई, फव्वारा चालू कर दिए गए, पुलिस का प्रबंध किया गया, यानी बहुत सारी तैयारियां की जा रही। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा। लेखक यह व्यंग्य करता हुआ कहता है कि करिश्मा ये था, जादू ये था कि किसी ने किसी से कहा नहीं था। क्यों? क्योंकि शासन तंत्र में क्या होता है कि एक छोटे से काम के कराने के लिए बहुत सारी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। फाइल एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर तक जाती है। लेकिन इस मुद्दे पर किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, लेकिन सड़कें जवान हो गई। यानी इतनी फुर्ती के साथ काम कराया गया कि सड़कें जवान हो गई, यानी सड़कों की मरम्मत करा दी गई। बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, यानी ऐसा लगता था कि जो सड़कें मानो उनका बुढ़ापा आ गया, धूल जम गई है उन पर सड़कों को रातों रात साफ कर दिया गया, यानी उनकी मरम्मत करा दी गई। इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया। नाज़नीन कोमलांगी, कोमल अंगों वाली युवती, मानो किसी नाज़नीन की तरह इमारतों ने भी श्रृंगार कर लिया, यानी इमारतों पर भी रंग रोगन मरम्मत करा दी गई। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी। लेखक कहता है कि ये सारी तैयारियां तो नई दिल्ली में हो रही थी, लेकिन एक मुश्किल सामने थी। क्या मुश्किल थी? वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। कि जॉर्ज पंचम की नाक कैसे लगाई जाए। यानी दिल्ली में जॉर्ज पंचम का एक स्टैचू था, मूर्ति थी, पत्थर की बनी हुई, संगमरमर की बनी हुई, लेकिन उस पर नाक नहीं थी, यानी उसकी नाक तोड़ दी गई थी। इसलिए ये एक बड़ी मुश्किल थी कि जॉर्ज पंचम की नाक कैसे लगाई। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुश्किल थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं। लेखक यह व्यंग्य करता हुआ कहता है कि नई दिल्ली में सब कुछ था, जो कुछ नहीं था उसकी तैयारियां की जा रही थी, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी। ये उम्मीद थी जो कुछ कमी है वो कमी पूरी कर दी जाएगी रानी के आने से पूर्व। लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी, यानी शासन तंत्र के लिए जॉर्ज पंचम की नाक बहुत मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। लेखक यह व्यंग्य करता हुआ कहता है कि नई दिल्ली में सारी तैयारियां हो रही थी, जो तैयारियां नहीं थी वो तैयारियां की जा रही थी, लेकिन नाक नहीं थी। कहना क्या चाहता है? लेखक ये बताना चाहता है कि शासन तंत्र में आत्मसम्मान की कमी थी। नाक यहाँ आत्मसम्मान का प्रतीक है, यानी जॉर्ज पंचम की नाक क्या है? इंग्लैंड की महारानी के लिए वो उसके सम्मान का प्रतीक है, और हमारे लिए जॉर्ज पंचम की नाक, लाट पर नाक ना लगा होना, मानो हमें ऐसा लग रहा था कि रानी के सामने हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, मान सम्मान नहीं रहेगा। तो लेखक यहाँ व्यंग्य करता हुआ कहता है कि दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी, यानी शासन तंत्र में आत्मसम्मान की कमी थी। इस नाक की एक लंबी दास्तान है। लेखक बताता है कि इस नाक की एक लंबी कहानी,
दास्तान है, एक कहानी है लंबी। क्या इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे, बड़े शोर शराबे मचे। किसी वक्त आंदोलन भी हुए, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए, चंदा जमा किया गया, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए और इस पर गर्मा गर्म बहसें भी हुई। अखबारों के पन्ने रंगे गए, यानी अखबारों में प्रतिदिन इस नाक से संबंधित बहुत सारी खबरें आई। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। यानी जब देश आजाद हुआ उस समय जॉर्ज पंचम जैसे अंग्रेजों की, शासकों की कुछ मूर्तियां हमारे देश में लगी हुई थी। तो प्रश्न ये उठता था उस समय, देश की आजादी के समय, कि इस प्रकार के अंग्रेजी शासकों की मूर्तियों को रहने दिया जाए या हटा दिया जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, लेखक ये बताता है कि जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ लोग पक्ष में होते हैं और कुछ लोग विपक्ष में होते हैं और ज्यादातर लोग खामोश होते हैं। यानी खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ होती है। वो ये सोचते हैं कि जिधर का पलड़ा भारी होगा उस तरफ ही हम चले जाएंगे। तो लेखक ये बताता है कि इस प्रकार की मूर्तियों को हटाने के लिए या रखने के लिए बहुत सारी बहस हुई कि इन मूर्तियों को रखा जाए या इनको यहाँ से हटा दिया जाए। तो कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ लोग विपक्ष में थे और कुछ लोग खामोश थे। तो लेखक कहता है कि खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ होती है। व्यंग्य करता है कि दोनों तरफ होती है, तो वो ऐसे लोग दलबदलू होते हैं और वो जिस तरफ पलड़ा भारी देखते हैं उस तरफ ही चले जाते हैं। लेखक आगे बताता है ये आंदोलन उस समय चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात किए, यानी शासन तंत्र की ओर से ऐसी मूर्तियों की सुरक्षा के लिए पहरेदारी की गई। क्या मतलब कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए, यानी क्या मतलब लेखक क्या बताना चाहता है कि जो ऐसे जगह जगह स्टैचू लगे हुए थे, जगह जगह जो मूर्तियां लगी हुई थी, क्या मतलब कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचा दे। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, यानी अंग्रेजों का प्रतीक ऐसी मूर्तियां जगह जगह लगी हुई थी जिन पर लोगों के हाथ पहुंच गए, यानी सामान्य जनता के हाथ जिन तक पहुंच गए उन्हें शान शौकत से के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। यानी उन स्टैचुओं को, उन मूर्तियों को वहां से हटा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाक के लिए गुरिल्ला युद्ध होता है, यानी इन लाटों की सुरक्षा के लिए गुरिल्ला एक युद्ध की पद्धति है। इस प्रकार के युद्ध होते रहे, लेखक यहाँ व्यंग्य करता है। उसी जमाने में ये हादसा हुआ। क्या हादसा हुआ? इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। यानी जो इंडिया गेट के सामने जो जॉर्ज पंचम की लाट लगी हुई थी, मूर्ति लगी हुई थी, उसकी नाक को तोड़ दिया गया। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। लेखक कहता है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद, शासन तंत्र की इतनी सुरक्षा के बावजूद भी जॉर्ज पंचम की लाट की नाक काट दी गई, हटा दी गई। तो इस बात को लेखक यहाँ ये बताता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में। धन्यवाद।